ब्रोंस्टेड-लोरी अम्ल और क्षारक अवधारणा पढ़ रहे थे हम। इसमें हम पढ़ रहे थे H2O की जो प्रकृति है वो उभयधर्मी होती है, यानी कि ये एसिड की तरह बिहेव भी करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। इसको आप ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाइए। तो H2O की उभयधर्मी प्रकृति को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? एक बार आपको H2O की रिएक्शन करवानी है अमोनिया के साथ, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक क्षार है। तो इसके साथ जब H2O की रिएक्शन कराओगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? अम्ल की तरह, ठीक है? और एक बार आप H2O की रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, तो क्योंकि HCl एक अम्ल है तो यहाँ पर H2O जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? क्षार की तरह। यानी कि जब आप किसी प्रबल अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हो H2O की, तो H2O क्षार की तरह बिहेव करता है, जबकि अगर आप H2O की रिएक्शन किसी क्षार के साथ कराते हो तो वो अम्ल की तरह बिहेव करता है। तो ये रिएक्शन जब आप बताओगे तो किस तरह से बताओगे? देखो, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो H पॉजिटिव देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और जो H पॉजिटिव ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं, ठीक है? अब देखो, आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ ये अम्ल की तरह बिहेव करता है, मतलब ये H पॉजिटिव देगा। तो अगर आप इसमें से H पॉजिटिव माइनस करोगे, मतलब आपको H पॉजिटिव इसमें से निकाल कर इसमें ऐड करना है, ठीक है? तो इसमें से जब आप H पॉजिटिव निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा? OH नेगेटिव, ठीक है? यहाँ क्या बच जाएगा? OH नेगेटिव। और जब आप NH3 में H पॉजिटिव ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। और हमेशा याद रखो, जो अम्ल होता है उसका बनता है संयुग्मी क्षार, और जो क्षार होता है उससे जो स्पीशीज बनती है उसको हम कहते हैं संयुग्मी अम्ल। तो जो NH4 पॉजिटिव है वो NH3 का संयुग्मी अम्ल है, ठीक है? इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप H2O की रिएक्शन HCl से करवाते हो तो यहाँ HCl अम्ल है और H2O क्षार है, तो आपको अब H पॉजिटिव इसमें से निकालकर इसमें ऐड करना है, ठीक है? तो आप जब इसमें से H पॉजिटिव रिमूव करेंगे, क्योंकि ये अम्ल है तो ये H पॉजिटिव देगा, तो अगर आप इसमें से H पॉजिटिव कम करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? Cl नेगेटिव। और अगर आप H2O में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इजी है? तो यहाँ पर क्षार से जो बना वो क्या कहलाएगा? इसका संयुग्मी अम्ल। और जो अम्ल से बना वो कहलाएगा इसका संयुग्मी क्षार। तो इस तरह से आप H2O की प्रकृति उभयधर्मी है, इन दोनों रिएक्शन से समझा सकते हैं, एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुईस की अम्ल क्षारक अवधारणा। अकॉर्डिंग टू लुईस, इसकी डेफिनेशन अम्ल और क्षार की अलग है। लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देते हैं जो पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, अगर आपको अम्ल और क्षार की डेफिनेशन लिखनी हो तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से इजीली समझा सकते हैं। NH3 के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और BF3, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बोरॉन जो है वो क्या करता है? NH3 से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और हमने देखा था NH3 जो है इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है BF3 को।
तो इस तरह से इनके बीच में उप सहसंयोजक बंध बन जाता है। सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध में मैंने अंतर समझाया था। जब इलेक्ट्रॉन का साझा जब दो परमाणुओं के बीच में हो रहा हो और दोनों परमाणुओं से समान संख्या में इलेक्ट्रॉन आए, एक इसने दिया हो और एक इसने दिया हो, तो इस तरह से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा तो हुआ है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु ने दिए हैं, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में उप सहसंयोजक बंध हुआ है, और उप सहसंयोजक बंध में दाता से ग्राही की तरफ क्या होता है, तीर का निशान होता है। तो यहाँ इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो NH3 यहाँ पर किसका काम करेगा, क्षार का, और BF3 क्या है, एक अम्ल है, क्योंकि ये इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लुईस के सिद्धांत को समझ सकते हैं। जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा वे सारी स्पीसीज जिन पर क्या होता है, ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज होता है, वे किसकी तरह बिहेव करेगी, लुईस क्षार की तरफ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि OH नेगेटिव की बात करो तो लुईस क्षार है, Cl नेगेटिव की बात करो तो वो लुईस क्षार है। तो जिन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो लुईस क्षार की तरह बिहेव करती हैं। अगर आप लुईस अम्ल की बात करें तो जो भी 13 ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो 3 संयोजकता में जब यौगिक बनाते हैं तो वो भी लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि AlCl3 भी किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस अम्ल की तरह। अगर आप बात करें FeCl3 की तो ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है। तो ये याद रखना है कि ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव क्यों करते हैं। अगर आपको पूछे बोरॉन जो है लुईस अम्ल की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि देखो बोरॉन 13वें वर्ग का तत्व है, ठीक है, और 13वें वर्ग के तत्व की संयोजकता 3 होती है, यानी कि बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब उसने 3 फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया, ठीक है, तो भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसके ऑक्टेट में केवल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6, 2 की अभी भी कमी है। इसलिए ये क्या करता है, जो रिक्त पी कक्षक होता है, देखो बोरॉन जो है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 और 2p1 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ग्राउंड स्टेट बनाते थे 2s2 और 2p1 और फिर एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता था, फिर यहाँ इसने फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। यहाँ पर एक रिक्त पी कक्षक है। तो 13वें वर्ग के तत्वों में क्या होता है, जब ये यौगिक बना लेते हैं BF3 या AlCl3, उसके बावजूद भी इनके पास एक रिक्त पी कक्षक होता है जिसमें वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं। तो जो NH3 एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो यहाँ पर ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण करके एक उप सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह से आपको लुईस अम्ल क्षार अवधारणा को एक्सप्लेन कर सकते हैं NH3BF3 के एग्जाम्पल द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है दुर्बल अम्लों का आयनन स्थिरांक। तो हम कोई भी अम्ल ले लें, सपोज अब मान लें कि HA जो है वो एक अम्ल है, A मतलब एसिड से है, और क्योंकि अम्ल H देते हैं, हाइड्रोजन होता है उनके अंदर, H पॉजिटिव देते हैं, इसलिए मैंने किसी अम्ल को जनरली क्या मान लिया, HA मान लिया, ठीक है। अब इसके अगर आयनन स्थिरांक की गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने माना है कि दुर्बल अम्ल जो होता है उसका कंप्लीट वियोजन नहीं होता है, ठीक है, इसकी कुछ मात्रा का वियोजन होता है और कुछ मात्रा जो होती है वो अनायनित अवस्था में रहती है। तो इसको जो जिस मात्रा का इसका वियोजन हो रहा है उस वियोजन की मात्रा को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में वियोजन की मात्रा भी निकाल रहे हैं, और वियोजन की मात्रा देखो, अम्लों के लिए आयनन स्थिरांक को तो Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि साम्यावस्था स्थिरांक को हम Kc कहते थे, वैसे ही हम अम्लों के लिए आयनन स्थिरांक को क्या कहेंगे, Ka। और जो वियोजन की मात्रा है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, ठीक है। तो वियोजन की मात्रा को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ देखो एक अम्ल है, अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो कैसे होगा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक साम्य कहते हैं। कि कोई भी आयनिक यौगिक है जब जल में घोलते हो
तो वो आधा आयनित अवस्था में रहता है और अनायनित अवस्था के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक साम्य। तो यहाँ पर अगर आप इसके लिए Ka की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। इस तरह से आप इसके लिए क्या लिखोगे, Ka की वैल्यू। अब सपोज कि आपको प्रारंभिक सांद्रता दे रखी हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। अब अगर प्रारंभिक सांद्रता सपोज इसकी 1 दे रखी हो, तो इनिशियली जब रिएक्शन में प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक 1 है, तो ये क्या होंगे, उत्पाद 0। लेकिन साम्यावस्था पर क्या होगा, इसका कुछ भाग जो है वो वियोजित होकर किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में। तो हमने वो भाग क्या माना है, अल्फा। तो अगर इसमें से अल्फा पार्ट बाहर निकला तो ये भी अल्फा बन जाएगा और ये भी अल्फा। ये हमेशा याद रखना है, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, ये 1 मोल बना, तो इसमें से अगर आपने अल्फा निकाला तो ये अल्फा और ये अल्फा बन जाएगा। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ 2 लगा होता तो आप 2 अल्फा लिखते, ठीक है। अब है, अगर आप बात करें सांद्रता की, साम्यावस्था पर सांद्रता की, ठीक है। साम्यावस्था पर सांद्रता कैसे निकालते हैं, अपॉन में वॉल्यूम। हम ये कहते हैं ना कि विलेय के ग्रामों की मात्रा, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में, तो इसीलिए वो आयतन को हम क्या करेंगे, सपोज 1 लीटर आयतन है या जो भी आयतन है उसको हमने V मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन V, और ये भी हो जाएगा अल्फा अपॉन V। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1 अपॉन V बराबर C होता है, मतलब कि जो 1 अपॉन V है और C क्या है यहाँ पर, सांद्रता, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ही 1 अपॉन V बराबर C, मतलब सांद्रता अगर आपको डायरेक्ट दे रखी हो, वॉल्यूम नहीं दे रखा हो, तो आप ये यहाँ पर 1 अपॉन V को C से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। अब हमने Ka की वैल्यू लिखी थी, वो क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अगर अपन, तो क्या आएगा, यहाँ पर C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। यहाँ से वैल्यू पुट किए, देखो HA की कंसंट्रेशन क्या है साम्यावस्था पर, C1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखो C से C कट हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्या होता है, हम 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल मान लेते हैं 1 के, क्योंकि अल्फा जो है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास Ka का फॉर्मूला क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी आपको Ka पूछ लेते हैं, C और अल्फा की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमको अगर वियोजन की मात्रा अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा Ka अपॉन C। तो अल्फा बराबर हो जाएगा रूट Ka अपॉन C। तो इससे तो हम Ka की वैल्यू, ये है दुर्बल अम्लों का आयनन स्थिरांक Ka, ये तो फॉर्मूला हो गया Ka का, और ये हो गया अल्फा यानी कि वियोजन की मात्रा निकालने का, अल्फा बराबर रूट Ka अपॉन C, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको अल्फा और C के बीच में रिलेशन पूछे, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट C। तो वियोजन की, दुर्बल अम्लों के लिए जो वियोजन की मात्रा होती है वो सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा और आप दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दुर्बल क्षार के आयनन स्थिरांक की गणना। दुर्बल क्षार के आयनन स्थिरांक को हम Kb से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्षार को हम क्या मान लेते हैं, बेस के लिए B और OH नेगेटिव आयन देते हैं, इसलिए BOH, ठीक है। अब इसका वियोजन होगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सेम वही करेंगे हम, प्रारंभिक सांद्रता इसकी क्या हो गई 1, 0 और 0, और साम्यावस्था पर अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, साम्यावस्था पर सांद्रता क्या हो जाएगी, इसकी 1 माइनस अल्फा और C से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा
अल्फा और C से मल्टीप्लाई। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक बार समझ लिया तो। अब आप इसके लिए Kb का वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, उत्पादों की सांद्रता ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, अभिकारकों की सांद्रता। तो ये हो जाएगा B पॉजिटिव OH नेगेटिव की सांद्रता अपॉन क्या हो जाएगा, BOH की सांद्रता। ठीक है। अब अगर आपके पास Kb का वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा C अल्फा C1 माइनस अल्फा, फिर वही C से C कट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को हमने नियरली इक्वल किसके मान लिया, 1 के, क्योंकि अल्फा इज फार लेसर देन 1। ठीक है। अब आपके पास सेम जैसे Kb की वैल्यू आई, इसकी भी C अल्फा स्क्वायर आ जाएगी और इसके लिए भी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट Kb अपॉन C। तो इस तरह से आप दुर्बल क्षार के लिए भी आयनन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ka और Kb में संबंध। इसको पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़नी है, जब H2O का डिसोसिएशन होता है तो बनता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको जल का आयनीय गुणनफल कहते हैं। Kw को क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या जल का आयनीय गुणनफल, और इसकी वैल्यू जो होती है Kw की, वो होती है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का गुणनफल क्या कहलाता है, Kw कहलाता है। और Kw जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -14। क्यों होती है, क्योंकि शुद्ध जल के लिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -7 होती है। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -14। ठीक है। एक और चीज है, किसी भी अम्ल के लिए हमने लिखा Ka की वैल्यू और क्षार के लिए लिखी Kb की वैल्यू। किसी भी अम्ल या क्षार के लिए अगर आप देखो तो Ka की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन HA की कंसंट्रेशन। तो देखो जितनी H पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी उतना Ka ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी 2-4 अम्ल के लिए आपको Ka की वैल्यू दे दी, ठीक है, तो जिसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी अम्ल सामर्थ्य ज्यादा होगी। ये याद रखना है, जिस अम्ल के लिए Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो अम्ल उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसके लिए Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो क्षार उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। एक Ka की वैल्यू होती है और एक होता है pKa। जैसे आप pH निकालते हैं वैसे pKa और pKb भी निकलता है। तो अगर Kb की वैल्यू बढ़ती है, Ka की तो जिस वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो अम्ल स्ट्रॉन्ग होगा, pKa की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो अम्ल वीक होगा, वो अम्ल कैसा होगा, दुर्बल। तो ये याद रखना है, किसी अम्ल के स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसके Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है। तो अगर आपको 2-4 अम्लों के लिए pKa की वैल्यू दे दे और कहे अम्ल सामर्थ्य का क्रम बताओ, तो आपको देखना है कि किसके pKa की वैल्यू कितनी कम है, वो उतना स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। ठीक है। और यही बात लागू होगी Kb और pKb पर। ठीक है। अब यहाँ देखो Ka और Kb में अगर आपको संबंध निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखनी होती है। जैसे सपोज कि हम अमोनिया के लिए लिखते हैं, हमने अमोनिया का क्या कराया, जल के साथ रिएक्ट करवाई। तो हमने देखा था क्योंकि अमोनिया क्षार है, ये इससे क्या करता है, H पॉजिटिव ले लेता है और किस में बदल जाता है, NH4 पॉजिटिव में, और ये बदल जाता है OH नेगेटिव में। ठीक है। इस तरह की एक रिएक्शन मिली। ये तो किसके लिए हो गई, क्षार के लिए। अब अगर मैं इसको अपोजिट करके लिखूं, ठीक है, इसी रिएक्शन को मैं अगर ऐसा लिखूं कि NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स, क्या हो जाएगा ये, NH3 प्लस H2O। तो ये किसके लिए हो गई, ये अब अम्ल है और ये इसका क्या है, संयुग्मी क्षार है। तो जब Ka और Kb में रिलेशन निकालते हैं तो
ऐसी ही रिएक्शन देखनी होती है जिसमें क्षार और उसके संयुग्मी अम्ल या अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्षार है और ये इसका क्या है, संयुग्मी अम्ल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके लिए, ये क्षार है तो इसके लिए किसकी वैल्यू निकलेगी, Kb की, और Kb की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन NH3 की कंसंट्रेशन। अब आप कहोगे मैंने H2O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था शुद्ध जल को साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं लिखा जाता है, शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस को। तो यहाँ ये H2O शुद्ध द्रव है, इसलिए यहाँ इसकी कंसंट्रेशन को हमने नहीं लिखा है, ठीक है। ये Kb आ गया। अब इसके लिए क्या आएगा, Ka, क्योंकि ये अम्ल का वियोजन हो रहा है, तो यहाँ Ka की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, NH3 की कंसंट्रेशन, अब H2O की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम, और NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ गया। यहाँ पर हमने NH4 पॉजिटिव अम्ल है तो उसको डिसोशिएट करके OH नेगेटिव और NH3 H2O में निकाल दिया, ठीक है। अब अगर आप Ka और Kb को मल्टीप्लाई करो, Ka मल्टीप्लाई बाय Kb, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये अम्ल है NH4 पॉजिटिव, ये ब्रेक होगा, तो जब भी अम्ल ब्रेक होता है तो वो किस में ब्रेक होता है, NH3 में, और यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ OH नेगेटिव हटा दूं तो मैं यहाँ NH3 प्लस H पॉजिटिव लिख सकती हूँ ना। तो NH4 पॉजिटिव गिव्स क्या हो जाएगा, NH3 प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि देखो अम्ल वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेशन लिखेंगे तो NH3 H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और यहाँ क्या आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो अगर मैं Ka और Kb को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो Ka की वैल्यू क्या आई है, NH3 की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और Kb की वैल्यू देखो क्या आई है, NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन NH3 की कंसंट्रेशन। अब यहाँ देखो क्या होगा, NH3 से NH3 कट हो गया, NH4 से NH4, और आपके पास क्या आ गया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब आपके पास आ गया Ka मल्टीप्लाई बाय Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। और अभी अभी मैंने बताया था कि Kw जो जल का आयनिक गुणनफल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, Kw, तो Ka मल्टीप्लाई बाय Kb इज इक्वल टू क्या होता है, Kw। तो ये हो जाएगा Ka और Kb में संबंध, कि Ka और Kb मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, Kw। लेकिन ये किसके लिए होता है, किसी अम्ल के लिए और उसके संयुग्मी क्षार के लिए, या किसी क्षार और संयुग्मी अम्ल का जो Ka और Kb होता है उनमें ये रिलेशन होता है, अलग अलग अम्ल और क्षार के लिए नहीं है ये रिलेशन।